हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको कारखाना अधिनियम 1948 इसके बारे में कुछ बताऊंगा। ये जो कारखाना अधिनियम 1948 है, ये इसका पार्ट वन है। पार्ट वन में हम कारखाना अधिनियम के बारे में जानेंगे और ये क्यों और कब तक इम्प्लीमेंट और कहाँ तक इम्प्लीमेंट किया गया और क्या कंडीशंस थी, इसके बारे में हमें जानकारी होगी। कारखाना अधिनियम 1948 23 सितंबर 1948 को ये कारखाना अधिनियम बनाया गया था। देखिए, कोई भी अधिनियम यानी कि एक्ट बनने के बाद उसे इम्प्लीमेंट करना अलग बात होती है। कोई भी एक्ट जब बनता है तो वो उसकी बनने की एक स्पेसिफिक डेट होती है। इम्प्लीमेंट यानी कि उसे लागू करने के लिए डेट अलग होगी। जैसे कि 23 सितंबर 1948 को यह कारखाना अधिनियम बनाया गया था। कारखाना अधिनियम का मतलब है कारखानों में जो काम करने वाले श्रमिक हैं उनके लिए कुछ नियम कानून बनाए गए थे। जो मालिक हैं उनके लिए भी कुछ नियम कानून बनाए गए थे, इसीलिए हम इसे कारखाना अधिनियम कहते हैं। देखिए, कारखानों में श्रम को विनियमित करने वाली विधि का समेकन और संशोधन करना समीचन है। अतः एतद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है। इसका आज हम अध्याय 1 देखेंगे। संक्षिप्त नाम क्या है? विस्तार और प्रारंभ। यह कैसे विस्तार हुआ और कहाँ तक विस्तार है और इसका प्रारंभ कहाँ से होता है। फर्स्ट पॉइंट, यह अधिनियम कारखाना अधिनियम 1948 कहा जाता है। इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है। यह 1949 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रवृत्त होगा। देखिए, मैंने आपको बताया कि कारखाना अधिनियम 23 सितंबर 1948 में बना। साथ ही साथ बनने के बाद इसे लागू किया गया अप्रैल 1949 को। 1 अप्रैल से ये पूरे भारत पर लागू हो गया। निर्वचन, इस अधिनियम में जब तक कोई बात विषय संदर्भ में विरुद्ध ना हो। अब देखिए, आप अभी हाल फिलहाल जो प्रैक्टिस सेट्स अभी मैंने प्रोवाइड कराया है उसमें आपने एक दो क्वेश्चंस देखे होंगे, तो उन्हीं क्वेश्चंस को अभी देखिए। अब यहाँ पे आप डीपली समझ पाएंगे कि व्यस्त या जो व्यस्त होता है उसे क्या होता है। ये व्यस्त जो आपने वर्ड उसमें देखा होगा क्वेश्चंस में, यानी जो व्यस्त होता है वो किसी ऐसे व्यक्ति से विपरीत है जिसने अपनी आयु का 18वां वर्ष पूरा कर लिया हो। यानी कि जो कैंडिडेट्स 18 साल का या जो एम्प्लॉई 18 साल अपना क्रॉस कर चुका होगा उसे हम व्यस्त की संज्ञा देंगे। और कुमार, आपने देखी जैसे कि आप जानते हैं कि कारखाना में जो है 14 से लेकर 14 साल की उम्र से आप कोई भी काम में आप बाल अवस्था में कार्य कर सकते हैं। यानी कि मिनिमम एज आपकी किसी काम को करने के लिए आप 14 साल के कम से कम होना चाहिए। तो उसी की डेफिनेशन दी गई है कि अगर 14 साल का कोई कैंडिडेट है और वो कहीं काम कर रहा है तो हम उसे क्या संज्ञा देंगे। जैसे कुमार, कुमार से ऐसा व्यक्तित्व अभिप्रेत है जिसमें अपनी आयु का 15वां वर्ष पूरा कर लिया है किंतु अपना 18वां वर्ष पूरा नहीं किया है। यानी कि ऐसा कैंडिडेट जो 15 साल का है लेकिन 18 साल कंप्लीट नहीं हो पाई है उसकी, 18 साल से अंदर और 15 साल या 15 साल से ज़्यादा है उसकी एज, तो हम उसे कुमार की संज्ञा देते हैं। कैलेंडर वर्ष, कैलेंडर वर्ष से किसी वर्ष में जनवरी के प्रथम दिन से आरंभ होने वाली 12 मार्च की कालावधि अभिप्रेत है। कैलेंडर वर्ष तो आप जैसे नाम से ही जान सकते हैं कि कैलेंडर वर्ष जनवरी से लेकर अगली जनवरी यानी दिसंबर तक कैलेंडर वर्ष कहलाता है। अब देखिए, एक नया शब्द है बालक। बालक किसे कहते हैं? बालक से अभिप्राय है कि जिसने अपनी आयु का 15वां वर्ष पूरा नहीं किया, यानी कि जो 15 वर्ष से ऊपर है, एज जिसकी पहले है, तो उसे बालक की संज्ञा देंगे। और 15 वर्ष से ज़्यादा वाला कैंडिडेट कुमार, लेकिन 18 साल से कम होना चाहिए। इस अधिनियम के किसी उपबंध के समय में सक्षम व्यक्ति से वह व्यक्ति या संस्था अभिप्रेत है जिसने मुख्य निरीक्षक के इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन किसी कारखाने में करने के लिए अपेक्षित परीक्षण, परीक्षाएं और निरीक्षण करने के लिए प्रयोजन के लिए परीक्षणों, परीक्षाओं और निरीक्षणों के लिए किए जाने वाली निम्नलिखित ध्यान में रखते हुए उनमें मान्यता दी गई है।
इसका मतलब है कि जो व्यक्ति उसमें कार्य कर रहा है उस कंपनी में, तो उसके लिए होने वाले निरीक्षण, उसकी परीक्षाएँ और उसके बारे में सारी कुछ जानकारी, उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। देखिए कि उस वो व्यक्ति एलिजिबल है काम करने के लिए उस कारखाने में या नहीं, हम उस चीज़ का अध्ययन यहाँ करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या-क्या देखना पड़ता है, व्यक्ति की अर्हताएँ कि यानी व्यक्ति हमारे लिए वेल क्वालिफ़ाइड है, उस पर्टिकुलर जॉब के लिए उसके पास उस वर्क से रिलेटेड अनुभव है, ठीक है? और उसे उपलब्ध होने वाली सुविधाएँ। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि संस्था में नियोजित व्यक्तियों की अर्हताएँ, अनुभव और उसमें उपलब्ध सुविधाएँ देखी जाती हैं। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि उसे कितना एक्सपीरियंस है, अपने कार्य के प्रति उसे जानकारी है या नहीं, उन्हीं व्यक्तियों को कारखाने में जॉब पर रखा जाता है। या ट्रेनिंग के लिए आए हैं तो ट्रेनिंग दी जाती है। और किसी कारखाने के संबंध में एक से अधिक व्यक्ति या संस्था को सक्षम व्यक्ति के रूप में मान्यता दी जा सकती है। परिसंगठन प्रक्रिया से पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी ऐसे उद्योग के संबंध में कोई ऐसी प्रक्रिया या क्रियाकलाप अभिप्रेत है जहां जब तक एक विशेष सावधानी नहीं बरती जाती वहां उसमें प्रयुक्त कच्ची सामग्री या उसके मध्यवर्ती या परिसाधित उपोत्पाद उनके अपशिष्ट बहिस्राव हैं। देखिए उद्योग में लगे हुए जैसे उस व्यक्ति के जैसे जो उस पर्टिकुलर जो कैंडिडेट उस उद्योग में काम कर रहा है या कारखाने में काम कर रहा है, तो उस व्यक्ति के स्वास्थ्य का भी ध्यान होगा, ठीक है? ध्यान रखा जाता है। उसके साधारण पर्यावरण से क्या प्रदूषण हो रहा है उस कारखाने से, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। परंतु राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा पहली अनुसूची का उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी उद्योग में परिवर्तन के रूप में संशोधन करेंगी। अब देखिए एक शब्द आता है अल्प व्यक्ति। अल्प व्यक्ति से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो या तो बालक है या कुमार है, यानी कि या तो वो 14 प्लस होगा या 15 प्लस होगा या 18 अंडर होगा। ऐसे व्यक्ति को अल्पवय व्यक्ति कहते हैं। दिन से अर्धरात्रि से प्रारंभ होने वाली 24 घंटे की कालावधि अभिप्रेत, यानी देखिए अब अगर दिन की अगर बात करें तो दिन क्या है, अर्धरात्रि से, यानी आप जैसे मजदूरी करते हैं तो आप अपने दिन काउंट करते हैं कि हमें 1 दिन की ड्यूटी है या 2 दिन की है। तो अर्धरात्रि से आरंभ होने वाली, ठीक है, 24 घंटे की कालावधि, यानी कि आज रात को जैसे 12 बजने जैसे ही आपका 11:59 के बाद 12 बजेगा, तो यानी आज रात से आपका नया दिन चालू हो जाएगा। कब तक? अगले दिन उसी रात तक 11:59 पीएम तक। तो ये आपका एक दिन कहलाता है। सप्ताह से सप्ताह से क्या तात्पर्य है? शनिवार की रात्रि को ऐसी अन्य रात्रि को जो कारखानों के मुख्य निरीक्षक द्वारा किसी विशिष्ट क्षेत्र के लिए लिखकर अनुमोदित की जाए। मध्य रात्रि से प्रारंभ होने वाली 7 दिन की कालावधि अभिप्रेरित है, यानी कि एक वीक गिना जाएगा। शक्ति से क्या तात्पर्य है? वैद्युत ऊर्जा या ऊर्जा का कोई अन्य रूप, ये तो आप समझ जाएंगे शक्ति क्या होती है, जिसका संचार यंत्र द्वारा किया जाता है ना? संचार यंत्र का मतलब है ट्रांसमिशन, जिसका संचार यंत्र द्वारा ट्रांसमिशन किसी डिवाइस द्वारा किया जाए तो वो हमारी क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी होगी या पावर होगी। इसमें पशु द्वारा इसका नहीं किया जाएगा। अच्छा, मूल गति क्या होती है? मूल गति उत्पादक से आता है कि कोई इंजन, मोटर या अन्य साधित मशीन के द्वारा किसी शक्ति का उत्पादन हो रहा हो, ठीक है, तो इसे मूल गति उत्पादन कहते हैं। संचारण मशीन क्या है? कोई शाफ्ट, चक्र, ड्रम, घिरनी, है ना, जो हम अपने काम को आसान बनाने के लिए यूज करते हैं ना, तो ये संचारण मशीनरी होती है, जिससे काम सुगमता से हो जाए और जल्दी जल्दी होता रहे, संचार लगातार बना रहे। अच्छा, मशीनरी क्या होती है? मशीनरी आप जानते ही हैं, जो ITI किए हुए हैं और डिप्लोमा बीटेक किए हुए हैं, ये सब जानते हैं कि मशीनरी क्या होती है, ठीक है। तो मशीनरी क्या है कि उत्पादक संचारण मशीनरी, जिससे शक्ति उत्पादन और रूपांतरण आसानी से हो सके, तो उसे मशीनरी कहते हैं। शक्ति से मतलब है कि जल्दी से जल्दी आपकी जो पावर है वो जनरेट हो जाए, है ना? तो जैसे जनरेटर हो गया, तो आपकी मशीन है, अब जनरेट हो गया भैया, तो पावर हमें मोटर भी चलानी पड़ेगी, तो यानी कि जो आपकी मोटर है तो वो मशीनरी में ही आएगी, है ना, कि पावर का ट्रांसफ़र हो गया, रूपांतरित हो गई आपकी एनर्जी। अच्छा, विनिर्माण प्रक्रिया से क्या आशा है
किसी वस्तु पदार्थ के उपयोग, विक्रय, परिवहन, परिधान या व्यय की दृष्टि से उसका निर्माण, मरम्मत, अलंकरण, परिष्करण, पैकिंग, स्नेह, धूल, सफाई, विघटन, उन्मूलन, ये सारी प्रक्रियाएं हैं। तेल, जल, मल, कोई अन्य पदार्थ उद्धृत करने के लिए कोई प्रक्रिया है ना, शक्ति या उत्पादन, रूपांतरण, संचारण करने के लिए कोई प्रक्रिया, तो ये विनिर्माण प्रक्रियाएं होती हैं। मुद्रण मुद्रण के लिए टाइप, कंपोज, लेटर प्रेस, ईटीसी। पोतों या जलयानों को संनिर्मित करने, पुनः संनिर्मित करने, मरम्मत करने, मतलब जेन्युइन अगर सीधी सीधी बात माने, विनिर्माण यानी पुनर्निर्माण आप बोल सकते हैं ऐसे, कि ये पुनर्निर्माण की प्रक्रिया होती है, इसे हम विनिर्माण कहते हैं। अब देखिए कर्मकार। कर्मकार एक शब्द है जो आपको अभी जो आप प्रैक्टिस सेट में आपको कराऊंगा, उनमें आपको कर्मकार शब्द जो है वो भली भांति आपको देखने को मिलेगा, कई बार देखने को मिलेगा। ये छोटे छोटे से वर्ड्स हैं जो आपको हर बार परेशान करेंगे, तो उन्हीं को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कर्मकार एक ऐसा व्यक्ति है जो किसी विनिर्माण प्रक्रिया में या मशीनरी अवस्था विनिर्माण प्रक्रिया के लिए प्रयुक्त परिसर के किसी भाग की सफाई में, विनिर्माण प्रक्रिया अथवा विनिर्माण प्रक्रियाधीन विषय वस्तु के प्रासंगिक या उससे संबंधित किसी अन्य प्रकार के काम में उसके द्वारा, उसकी मार्फत और चाहे पारिश्रमिक या उसके बिना नियोजित हो, किंतु संघ के सशस्त्र बल का कोई सदस्य इसके अंतर्गत नहीं है, ये कर्मकार होता है। जिसके अंतर्गत ठेकेदार भी होगा, है ना, उसके अंतर्गत पूरे संघ के जो सशस्त्र बल के कोई भी सदस्य होंगे, ये इसके अंतर्गत नहीं आते हैं, लेकिन इसके अंदर ठेकेदार आता है। अच्छा, कारखाना क्या होता है? कारखाना से अपनी परिसीमाओं सहित कोई ऐसा परिसर अभिप्रेत है। देखिए 10 या अधिक उसमें जो कर्मकार यानी कि मजदूर हैं या जो उसमें काम करने वाले एम्प्लॉय हैं, इन्हें हम कर्मकार कहते हैं। अगर ये 10 या अधिक व्यक्ति काम कर रहे हैं उसमें, तो देखिए 10 या अधिक कर्मकार काम कर रहे हैं या पूर्ववर्ती मास के किसी दिन काम कर रहे थे और जिसके किसी भाग में विनिर्माण प्रक्रिया शक्ति की सहायता से की जा रही है, आमतौर पर इस तरह की जाती है, तो हम उसे कारखाना कहते हैं। अगर 20 या उससे अधिक कर रहे हैं तो हम उसे कारखाना कहेंगे। किंतु कोई खान जो खान अधिनियम 1952 और 1952 का 35 के प्रवर्तन के अध्ययधीन है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए किसी खान में कोई मजदूर काम कर रहा है, तो वो अगर खान अधिनियम के अंतर्गत आती है, तो संघ के सशस्त्र बल को चलती फिरती यूनिट, रेलवे, रनिंग शेड या होटल है, तो ये इसके अंदर काउंट नहीं होंगे। बाकी 10 या 10 से ज़्यादा या 20 या उससे ज़्यादा एम्प्लॉय अगर कहीं काम कर रहे हैं और वो मैन्युफैक्चरिंग यानी विनिर्माण यूनिट है, तो हम उसे कारखाना कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे जो हैं आज के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जो मैंने आपको आज डिस्कस किए हैं। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको भली भांति समझ आ रही होगी। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, साथ ही साथ इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करते रहें। ये हमारे लिए एक मोटिवेशन की तरह काम करेगा, जिससे हमें आपको पढ़ाने में और चीज़ें बताने में भी बहुत अच्छा महसूस होगा। तो हम उसके लिए भी समर्पित रहेंगे और यही आपका प्यार हमारे लिए बनाए रखें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।